हेलो फ्रेंड्स, केडी कॉमर्स क्लासेस की वीडियो लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। मैं उमाकांत आनंद आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर के साथ आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का जो विषय है, उसमें हम बात करेंगे कलेक्टिव बार्गेनिंग की। जो कलेक्टिव बार्गेनिंग टॉपिक है वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक बहुत ही अहम टॉपिक है। यूजीसी नेट कॉमर्स, यूपीएचएससी कॉमर्स और पीजीटी कॉमर्स के अंदर अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर का रिव्यू करें, उनका एनालिसिस करें, तो आप डेफिनेटली पाएंगे कि इन टॉपिक में से क्वेश्चंस डायरेक्टली एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि कई ऐसी चीज़ें इसमें हैं जो थोड़ा कन्फ्यूज़न भी क्रिएट करती हैं। कई थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, बट उसके बावजूद अगर आप इस कंसेप्ट को पढ़ें तो कई जगह पे आपको इसमें डाउट्स क्रिएट होंगे। तो वो सारे डाउट्स आपके इस लेक्चर के अंदर क्लियर किए जाएंगे और कोशिश ये होगी कि अगर ये लेक्चर आप अच्छे से समझ लें तो इस टॉपिक से संबंधित कोई डाउट्स आपके दिमाग में नहीं रहना चाहिए, और जो भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो खत्म होने तक आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और हम देखेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग एक्चुअली क्या होता है। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा तरीका है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंतर्गत मैनेजमेंट और वर्कर्स या मैनेजमेंट और एम्प्लॉइज़ के बीच में एक निगोशिएशन होता है। एक निगोशिएशन होता है और ये निगोशिएशन इस तरीके का होता है कि दोनों पार्टीज़ का म्यूचुअल बेनिफिट हो और दोनों पार्टीज़ के जो इंटरेस्ट हैं, दोनों पार्टीज़ की जो मतलब कह सकते हैं कि कुछ इस तरीके का एग्रीमेंट हो, कुछ इस तरीके का रिजल्ट निकाला जाए, आउटकम निकाला जाए, या उससे कुछ ऐसा निगोशिएशन करके कुछ ऐसी निर्णय निकाला जाए कि दोनों पार्टीज़ का उसमें फ़ायदा हो, दोनों पार्टीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए, जिसे हम बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। आई थिंक समझ में आ गया होगा आपको कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ निगोशिएशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। यानी क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में नेगोशिएशन होता है, रिप्रेजेंटेड बाय देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमेशा वर्कर्स की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और मैनेजमेंट की तरफ से भी एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो दोनों लोग को दोनों क्या करते हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ध्यान में रख के, यानी कि म्यूचुअल फ़ायदे के लिए, दोनों के फ़ायदों के लिए किसी पार्टिकुलर कंडीशन ऑफ वर्क पे वो क्या होते हैं, एग्री होते हैं। और इस तरीके की नेगोशिएशन होता है कि दोनों पार्टीज़ का जो इंटरेस्ट है, दोनों पार्टीज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। जो भी डिसीजन हो, जो भी फाइनल रिजल्ट निकले, वो दोनों पार्टीज़ के फ़ायदे का होना चाहिए। ये बेसिकली होता है आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर आप डेफिनेशन देखें डेली ऑर्डर की, तो कलेक्टिव बार्गेनिंग इज एसेंशियली अ प्रोसेस इन विच एम्प्लॉइज एक्ट एज अ ग्रुप इन सीकिंग टू शेप कंडीशन एंड रिलेशनशिप इन देयर एम्प्लॉयमेंट। कहा गया कि एक ऐसा एसेंशियल प्रोसेस है जिसके अंदर एक एम्प्लॉय जो है, बेसिकली एक जो एम्प्लॉय है आपका, वो एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करेगा और कुछ ऐसी कोशिश करेगा, कुछ ऐसी कंडीशन सेट करने की कोशिश करेगा जिससे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन रहे। तो ये बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग की डेफिनेशन है जो शायद आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करें तो बहुत फीचर्स इसके इंपॉर्टेंट हैं। पहला फीचर क्या है कि इट इज़ ग्रुप एक्शन। कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कलेक्टिव बार्गेनिंग ग्रुप एक्शन है। कोई एक इंडिविजुअल आदमी अपनी समस्या को लेकर जो है वो एम्प्लॉयर के पास नहीं जाता। पूरी टीम की समस्या होती है। दैट मीन्स कि सबको सैलरी बढ़वानी है, सबको छुट्टियाँ कम मिल रही हैं, या ऐसा कोई और इशू है जिस इशू को लेकर पूरी की पूरी टीम जो होगी वो जाएगी। दैट मीन्स इसलिए बोलते हैं इसको ग्रुप एक्शन, यानी ग्रुप का ही एक्शन होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस क्यों है? क्योंकि हमेशा बार्गेनिंग होती रहेगी। आगे भी फ्यूचर में कुछ दिक्कतें आएंगी जिनका कुछ ना कुछ आउटकम या कुछ ना कुछ निर्णय आपको निकालना ही पड़ेगा। तो कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है एंड डज नॉट एंड विद द एग्रीमेंट। कहा गया ये एग्रीमेंट के साथ खत्म नहीं होगा। एग्रीमेंट आपका भले ही कम दिन का हो, तो एग्रीमेंट जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद भी कलेक्टिव बार्गेनिंग आपका काम करता रहेगा। अब देखिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे इट इज़ बाई पार्टी प्रोसेस। बाई पार्टी प्रोसेस का मतलब क्या है कि इसमें हमेशा एक से ज़्यादा पार्टी होंगी। दैट मीन्स कि दो या दो से अधिक पार्टीज़ होंगी। क्योंकि जब हम लोग कभी बात करेंगे बाई पार्टीज़ की तो इसका मतलब है कि दो लोगों की तो एटलीस्ट बात कर ही जा रही है। कौन कौन सी दो पार्टी होंगी? एक एम्प्लॉयर होगा और एक एम्प्लॉय होगा, यानी कर्मचारी और मालिकों के बीच में, कर्मचारी और नियोक्ता के बीच में ये एग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है इट इज़ अ प्रोसेस। ये प्रोसेस किस वजह से है? क्योंकि जो कलेक्टिव बार्गेनिंग का सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुछ बेसिकली स्टेप्स इस्तेमाल किए जाते हैं, कुछ एक सिस्टम है, एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिस तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग एक फाइनल आउटकम पे पहुंचते हैं। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जो है एक
प्रोसेस है जो कि एक सिस्टमेटिक ढंग से एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग क्या करते हैं, बारगेनिंग को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट इसका स्टेप है, इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल नॉट फिक्स्ड और स्टैटिक। कहा गया कि ये फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है कि मान लो दो पार्टीज़ के बीच में कोई समझौता हो रहा है, कोई निगोशिएशन हो रहा है, तो निगोशिएशन के कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं हो सकते हैं। निगोशिएशन कैसा होता है, फ्लेक्सिबल ही होता है। जैसी दोनों पार्टीज़ की सहमति होगी, उन्हीं की सहमति के आधार पे कोई आउटकम निकाला जाएगा। अगर बिल्कुल स्टैटिक हो जाएंगे कि नहीं मुझे यही करना है, यही डिसीजन आपको मानना पड़ेगा, तो उस केस में ये परिणाम ये निकल के आएगा कि हो सकता है दोनों पार्टी उससे म्यूचुअल एग्रीमेंट ना हो, दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट ना हो। तो ये हमेशा कैसा होता है, फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। नेक्स्ट देखा जाए, इट इज़ एन इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इस वजह से है ये कि इसके अंदर वर्कर और जो एम्प्लॉई हैं दोनों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और दोनों के रिप्रेजेंटेटिव जैसे वर्कर का जो बेसिकली जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो लेबर यूनियन होता है, और जो आपके मालिक हैं उनका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो जो उन्होंने डिसाइड किया होगा। तो वो दोनों लोग मिलकर जब कोई सिस्टमेटिक ढंग से काम करेंगे और दोनों के बेनिफिट की बात करेंगे, तो ये क्या, ये डेमोक्रेटिक तरीका है, डेमोक्रेसी वाला तरीका है, जिसमें किसी पार्टी का कोई नुकसान नहीं हो रहा है और ऐसा काम किया जा रहा है जिससे दोनों पक्षकारों का अल्टीमेट बेनिफिट हो और दोनों पक्षकारों के हिसाब से काम चल सके। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे 7 की, इट इज़ द डायनेमिक प्रोसेस। ये डायनेमिक प्रोसेस इस वजह से है क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज हो सकता है। अगर सिचुएशन बदल जाए, एक माहौल चेंज हो जाए, लोगों के विचार बदल जाए, तो उस हिसाब से ये सिस्टम जो है उसे चेंज भी किया जा सकता है। ये स्टैटिक बिल्कुल नहीं, ये कैसा है, डायनेमिक है नेचर। नेक्स्ट देखा जाए, इट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री नॉट अ कॉम्पिटेटिव प्रोसेस। कहा गया ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये कोई कॉम्पिटेटिव प्रोसेस नहीं है। अगर लेबर और यूनियन के लोग इसे ना चाहें तो ये नहीं भी किया जाएगा। अगर लेबर और यूनियन के लोग चाहेंगे इसे, तो उन्हीं की इच्छा के आधार पे इसे हम लोग मतलब अप्लाई करेंगे, और उन्हीं के आधार पे जो भी डिसीजन होगा उसे फाइनल किया जाएगा। अब देखिए, बात करने वाले यहाँ पे हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव्स की, यानी मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। तो इसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं? इसका पहला ऑब्जेक्टिव है टू प्रमोट कॉर्डियल एंड हारमोनियस रिलेशन, यानी एक हारमोनियस रिलेशन मेंटेन करना। एम्प्लॉई और मैनेजमेंट के बीच में रिलेशनशिप बेटर तभी हो सकती है जब उनके बीच में जो भी विवाद होंगे उन्हें बहुत आसानी से निपटा लिया जाए और डिसीजन ऐसा हो जिसमें दोनों पार्टीज़ का नुकसान ना हो, तभी रिलेशनशिप कैसी होगी, हारमोनियस हो सकती है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों के जो इंटरेस्ट हैं उनका नुकसान, उनका हनन नहीं होना चाहिए। दोनों पार्टीज इससे सहमत होने चाहिए, दोनों पार्टीज का बेनिफिट होना चाहिए, दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका टू बूस्टर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बूस्टअप होती है, क्योंकि जब कोई काम बहुत सिस्टमेटिक ढंग से हो, बहुत टाइम से हो जाए, टाइमली हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेटिक सिस्टम। नेक्स्ट है टू कीप द थर्ड पार्टी एट बाय, यानी इसमें क्या है कि कुछ मामलों में थर्ड पार्टी को भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बेसिकली क्या है कि दोनों लोग मिलके, यानी कि दोनों पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव मिलके ही काम कर रहे हैं, थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट है टू इंश्योर द ट्रेड यूनियन इज गिवन ड्यू टू रिकॉग्नाइजेशन, यानी इससे क्या होता है कि जो ट्रेड यूनियन है, ट्रेड यूनियन को भी थोड़ी सी पहचान मिलती है, क्योंकि ट्रेड यूनियन का पर्सन जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है टीम को, और रिप्रेजेंट करके वो अपने टीम की हक की बात करता है, तो जो ट्रेड यूनियन है उसकी भी एक रिकॉग्नाइजेशन जो है वो क्रिएट होती है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट यूनिलेटरल एक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी इससे पहले क्या था कि अगर ये बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम ना हो तो उसमें क्या होगा कि जो मैनेजमेंट होगा वो अपने हिसाब से काम कर सकता था और बाकी लोगों को उसे फॉलो करना पड़ता, लेकिन चूंकि ऐसा सिस्टम बनाया गया है तो उसमें मैनेजमेंट अपने हिसाब से कोई काम नहीं कर सकता। टू अराइव एट म्यूचुअली बेनिफिट, म्यूचुअली बेनिफिट का मतलब है कि दोनों पार्टीज़ का बेनिफिट हो, दोनों पार्टीज़ का नुकसान नहीं होना चाहिए, दोनों लोगों का लाभ रहना चाहिए, तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल बेनिफिट। अब इम्पोर्टेंस की हम बात करें तो इसके इम्पोर्टेंस 3 पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं। कुछ तो इम्पोर्टेंट इसके हो सकते हैं वर्कर पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ इसके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ इसके इम्पोर्टेंट हो सकते हैं मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहें तो पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रॉम वर्कर एंड ट्रेड यूनियन पॉइंट ऑफ व्यू। तो पहला जो बेसिकली इनका इंपॉर्टेंस है वो बार्गेनिंग एजेंट ऑफ द वर्कर, यानी यूनियन क्या है, यूनियन यहाँ पे एक बार्गेनिंग एजेंट है जिसका मेन काम क्या है कि ये बेसिकली नॉन इकोनॉमिक इंटरेस्ट के लिए अपने जो भी लोग हैं, यूनियन के लोग हैं, उन सभी के इंटरेस्ट की बात करके उनकी कंपनी से एक बेहतर आउटकम जो है, बहुत बेहतर एग्रीमेंट जो है वो निकलवाते हैं। नेक्स्ट आपका द ट्रेड यूनियन में नेगोशिएट विद द
एम्प्लॉयर फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। यानी ट्रेड यूनियन क्या करता है कि एम्प्लॉयर के साथ निगोशिएट करके एम्प्लॉयमेंट से संबंधित जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको डेवलप करने का काम करता है। नेक्स्ट अगर हम लोग इम्पोर्टेंस की बात करें तो बेसिकली यहाँ पे यूनियन में निगोशिएट विद एम्प्लॉयर फॉर बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। देखिए जब यूनियन जो है एम्प्लॉयर के साथ बेसिकली निगोशिएट करता है तो उससे बेटर एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्रिएट होती हैं। नेक्स्ट अगर इसके हम इम्पोर्टेंस की बात करें, इट में प्रोवाइड अ फीलिंग ऑफ जॉब सिक्योरिटी। यानी एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है कि निगोशिएशन से जॉब सिक्योरिटी की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बनी रहती हैं और यूनियन को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी जो जॉब है प्रॉपर तरीके से सिक्योर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस की बात करें, इट में कंपेल द मैनेजमेंट नॉट टू इंडल्ज इन द प्रैक्टिस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। दैट मीन्स कि एम्प्लॉयर को ये भी फील होता है कि उनका जो एम्प्लॉयर है उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर उसे कोई दिक्कत होती है तो वो क्या करेगा, अपने ट्रेड यूनियन के माध्यम से अपनी बात वहाँ तक पहुँचा सकता है। उससे उसके दिमाग में जो इस तरीके की फीलिंग है कि उसका एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है वो चीज़ ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। नेक्स्ट देखे जाए, इट आल्सो सेटिस्फाइड द ईगो ऑफ वर्कर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग स्कीम ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन। यानी जो ईगो है, ईगो वगैरह जो है एम्प्लॉय की वो मेंटेन रहती है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम एम्प्लॉयर इज नॉट फ्री टू मेक इन्फोर्स ऑल डिसीजन। कहा गया जब कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम इन्वॉल्व होता है तो जितने एम्प्लॉयर हैं वो कोई भी सिस्टम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। यानी कोई भी नियम कायदा कानून जो है वो एम्प्लॉयज़ के ऊपर ज़बरदस्ती लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर देखें, एम्प्लॉयर कैन नॉट टेक एनी यूनिलेटरल डिसीजन। यानी कोई भी यूनिलेटरल डिसीजन एम्प्लॉयर के द्वारा नहीं लिया जा सकता। कोई भी डिसीजन वो अकेले नहीं ले सकते हैं। डिसीजन तभी हो सकता है जब दोनों पार्टीज सहमत होंगी। तो ये कुछ बेनिफिट देखें तो आपके एम्प्लॉय साइड से हैं, और अगर आप मैनेजमेंट साइड से देखें तो मैनेजमेंट के लिए इसमें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है। थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग मैनेजमेंट हैज़ इंश्योर्ड दैट देयर इज़ अ मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वर्कर। यानी मैनेजमेंट को भी ये फील होगा कि हमारी जो टीम है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट है, कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ ओनली द वे टू इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशन। इससे क्या होता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है इम्प्रूव होते हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो तीसरा जो बेनिफिट हो सकता है, इट में रिड्यूस द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइक्स। जब आप एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों अगर आपस में बातचीत करते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू एक दूसरे से अपनी समस्याएं रख रहे हैं, तो जो स्ट्राइक, लॉकडाउन, तालाबंदी ये सब होने की समस्याएं ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट देखें, अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग ओपन चैनल फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन मिडिल एंड ऑपरेटिव लेवल। यानी ये एक सिस्टम है जिसमें मिडिल लेवल, लोअर लेवल, टॉप लेवल सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से अपनी बातों को रख सकते हैं। तो किसी तरीके के मतभेद होने की पॉसिबिलिटीज़ ऑटोमेटिकली कम हो सकती हैं। इट में प्रमोट अ सेंस ऑफ जॉब सिक्योरिटी। यानी जॉब सिक्योरिटी का जो सेंस है वो क्रिएट रहता है। एम्प्लॉयर को भी थोड़ा सा मतलब अच्छा फील होता है कि उनके एम्प्लॉय जो हैं जॉब छोड़ के नहीं जाएंगे। तो एक बेहतर है दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट देखिए, कलेक्टिव बार्गेनिंग इनहेंस द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बेटर सिस्टम होगा कलेक्टिव बार्गेनिंग का तो ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल जो है वो हमेशा क्या होगी, इम्प्रूव होती रहेगी। नेक्स्ट है आपका, इट में डेवलप अ फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन की जो फीलिंग है आपकी वो डेवलप होती है। नेक्स्ट है आपका, इट में इंक्लूड द वर्कर डू नॉट टू मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम एफिशिएंसी। यानी एम्प्लॉयर को ऐसा फील होता रहेगा कि उसके जो वर्कर हैं वो मिनिमम कॉस्ट पे मैक्सिमम आउटपुट देने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेटर है। नेक्स्ट हम देखेंगे फ्रॉम गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू उसके क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट के हिसाब से अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग सिस्टम होगा तो सारी चीज़ें आसानी से सॉल्व होती रहेंगी। लीगल जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो लेजिस्लेटिव प्रोविजंस होते हैं, उन सब को ज़्यादा वहाँ तक पहुँचने की आवश्यकता नहीं होगी। चीज़ें अपने आप आसानी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। नेक्स्ट देखें, इन द फैक्ट कलेक्टिव बार्गेनिंग इज़ पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। भाई कोई डिस्प्यूट हो गया जिसका आसानी के साथ सेटलमेंट हो गया तो किसी तरीके का कोई मामला नहीं क्रिएट होगा। पूरे सोसाइटी के अंदर, एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर पीसफुल माहौल बना रहेगा। तो उससे क्या होगा, प्रशासन को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी, दोनों पार्टीज़ आराम से काम करती रहेंगी। नेक्स्ट देखें, इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग सिस्टम ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग गवर्नमेंट कैन ईजिली इम्प्लीमेंट लेबर लॉज। यानी अगर दोनों पार्टीज़ में एम्प्लॉय दोनों के अंदर क्या होगा, प्रॉपर तरीके से कलेक्टिव बार्गेनिंग अगर है तो किसी भी लेबर लॉ को आसानी के साथ अप्लाई किया जा सकता है और दोनों पार्टी उसे आसानी से फॉलो भी कर लेंगी। नेक्स्ट है, लेबर प्रॉब्लम शैल बी मिनिमाइज थ्रू द कलेक्टिव बार्गेनिंग।
ज़्यादातर प्रॉब्लम हमारे देश में लेबर्स की होती रहती हैं। तो अगर बेटर कलेक्टिव बार्गेनिंग होगा तो लेबर की जो पॉलिसीज़ प्रॉब्लम्स हैं वो ऑटोमेटिकली मिनिमाइज्ड हो जाएंगी। तो ये बेसिकली कलेक्टिव बार्गेनिंग के इम्पोर्टेंस थे। और अभी यहाँ पे हम लोग एक कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस देखेंगे जिसके अंदर 5 एग्रीमेंट्स कंसिडर किए गए हैं, 5 स्टेप्स हैं। तो पहला जो स्टेप है, कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसेस की बात कर रहे हैं। बार्गेनिंग समझ में आ गया है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में एक बार्गेनिंग है, एक नेगोशिएशन है जो दोनों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए किया जा रहा है। क्या इसके बेनिफिट हो सकते हैं, सॉरी इसके स्टेप क्या हो सकते हैं। पहला स्टेप होगा प्रिपरेशन, यानी बार्गेनिंग करने, नेगोशिएशन करने से पहले दोनों तरफ, चाहे वो आपकी एम्प्लॉय की टीम हो, चाहे एम्प्लॉय का यूनियन हो, और चाहे आपका एम्प्लॉयर का जो भी रिप्रेजेंटेटिव हो, वो दोनों क्या होते हैं, दोनों प्रिपेयर होते हैं। दोनों क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर प्रिपरेशन कर लेते हैं और जो भी चीज़ें उन्हें डिस्कस करनी है उन चीज़ों की प्रॉपर वो तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट होता है डिस्कशन। फिर क्या होगा, वो दोनों लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कस में क्या होता है, कुछ बेसिक ग्राउंड रूल्स होते हैं जिन रूल्स को फॉलो करते हुए डिस्कशन होता है। यानी डिस्कशन में कुछ सिस्टम तैयार किया गया है जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए डिस्कशन किया जाता है। नेक्स्ट क्या होगा, प्रपोजल। डिस्कशन में आप प्रपोजल रखेंगे, भाई सामने वाली टीम अपना प्रपोजल रखेगी, ये अपना प्रपोजल रखेंगे। अब दोनों पे बातचीत होगी, दोनों पे निगोशिएशन होगा। फिर क्या होगा, फाइनली कोई ना कोई एक सोल्यूशन आपका उसमें लास्ट में निकलेगा। नेक्स्ट क्या होगा, बार्गेनिंग होगी। फिर क्या होगा, बार्गेनिंग। मान लो कोई एक प्रपोजल पे बातचीत स्टार्ट हो गई, अब उसमें क्या हो गया, बार्गेनिंग हो रही। सामने वाला बोला नहीं ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए, उसने कहा ऐसे नहीं ऐसा होना है। फिर धीरे 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 करके बार्गेनिंग होना स्टार्ट हुई, और वो जो बार्गेनिंग होगी, बार्गेनिंग से जो एग्रीमेंट निकलेगा वो एग्रीमेंट ऐसा एग्रीमेंट होगा जो फिर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा, और उसी फाइनल एग्रीमेंट को क्या होगा, दोनों पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। सो फाइनली लास्ट में फाइनल एग्रीमेंट निकलेगा जिस एग्रीमेंट को बोथ पार्टीज़ को मानना पड़ेगा। तो ये बेसिकली एक बहुत छोटा सा कलेक्टिव बार्गेनिंग का प्रोसेस है जो कभी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, और आपको क्या करना पड़ेगा, इसे सिस्टमेटिकली अरेंज करना पड़ सकता है। तो ये इस तरीके से जो आपका ये कंसेप्ट है वो यहाँ तक की चीज़ें इसकी क्लियर हो जाती हैं। अब इसमें थोड़ी सी चीज़ एक बचती है जिसे हम बोलते हैं टाइप ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी कलेक्टिव बार्गेनिंग के कुछ टाइप्स हैं, या कुछ कह सकते हैं कि इसके प्रकार हैं, क्लासिफिकेशन है इसका, जिन्हें हम लोगों को डिस्कस करना है। उसके बाद ये आपका जो लेसन होगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो टाइप्स की बात करते हैं। पहला जो टाइप्स है आपका, पहला टाइप है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग या कंजक्टिव बार्गेनिंग। ये यूजीसी नेट कॉमर्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कंजक्टिव बार्गेनिंग से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए ये कहा गया कि दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बार्गेनिंग एंड इन्वॉल्व जीरो सम नेगोशिएशन इन विच वन साइड विन एंड अदर साइड लूज। यानी एक ये बार्गेनिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे एक साइड को फ़ायदा होगा और एक साइड, यानी एक साइड जीतेगी और एक साइड का नुकसान हो जाएगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग या कंजक्टिव बार्गेनिंग एक ऐसा बार्गेनिंग सिस्टम है जिसमें एक साइड जीतेगी और दूसरी साइड हारेगी। इसका मतलब क्या है कि एग्जाम्पल के लिए मान लो कि यहाँ पे क्या हो गया कि वर्कर ने एक डिमांड रखी अपने एम्प्लॉयर के सामने, कंपनी के सामने, कि मेरी ये मांगे पूरी करो नहीं तो मैं स्ट्राइक कर दूंगा। अब कंपनी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, अगर कंपनी उनकी मांगों को पूरी ना करे तो स्ट्राइक हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा कि कंपनी ने उनकी मांगें पूरी कर ली। तो इस केस में क्या हो गया कि इसमें निगोशिएशन नहीं हुआ, जीरो सम निगोशिएशन का मतलब निगोशिएशन लगभग हुआ ही नहीं, जो मांगे थी उनको पूरा किया गया। दैट मीन्स कि एक साइड जीत गई, एक साइड क्या हो गया, एक साइड का लॉस हो गया। तो इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव और कंजक्टिव बार्गेनिंग। आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे अब इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग या कोऑपरेटिव बार्गेनिंग। ये देखिए सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें दोनों पार्टीज़ विन विन की सिचुएशन में होती हैं। दोनों पार्टीज़ विन विन का मतलब क्या, एक ऐसी बार्गेनिंग सिस्टम जहाँ पे प्रॉपर बार्गेनिंग होगी और इसमें दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। एम्प्लॉय की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, एम्प्लॉयर की भी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा, और जो फाइनल डिसीजन होगा वो फाइनल डिसीजन इस तरीके का होगा जिसमें दोनों पार्टीज़ को फ़ायदा होगा, दोनों पार्टीज़ को नुकसान नहीं होगा। यानी दोनों पार्टीज़ सहमत होंगी, दोनों विन विन की सिचुएशन में होंगी। अब क्वेश्चन कैसे बनता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग बार्गेनिंग बोथ पार्टीज आर इन द सिचुएशन ऑफ विन विन। तो दोनों विन विन की सिचुएशन में किस में होते हैं, इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग या कोऑपरेटिव बार्गेनिंग के अंदर। तीसरा है आपका कंपोजिट बार्गेनिंग। इसको समझिए, कंपोजिट बार्गेनिंग के एक ऐसा टाइप है जहाँ पे जो लेबर्स होंगे, लेबर बार्गेन फॉर मैटर डिमांडिंग इक्विटी इन वर्क, नॉर्म्स, एम्प्लॉयमेंट लेवल, स्टैंडर्ड, इन्वायरमेंट एंड सब कॉन्ट्रैक्टिंग। यानी बेसिकली यहाँ पे क्या है कि लेबर की ये मांग है कि उन्हें हर चीज़ में बराबरी चाहिए, उनके लिए प्रॉपर सेम सबके नॉर्म होने चाहिए, एम्प्लॉयमेंट के लेवल सबके सही हों, स्टैंडर्ड्स हों, और इन्वायरमेंट वगैरह जो है बहुत अच्छा होना चाहिए।
यानी वर्कर वेजेस बोनस एंड अदर मटेरियल बेनिफिट्स कंटिन्यू टू ऑक्यूपाई सेंटर स्टेज ऑफ द बार्गेनिंग सेशन। यानी जहाँ पे बेसिकली बार्गेनिंग के साथ साथ जो एम्प्लॉयर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा, मीन्स यूनियन जो होगी, वो एम्प्लॉय के लिए एक बेहतर वेजेस, बोनस और अदर इंसेंटिव की बात जो है वो भी नेगोशिएशन के अंदर शामिल की जाएगी। ये हो जाएगा कंपोजिट। आप समझ में आ गया होगा कि कंपोजिट का मतलब है कि एक बार्गेनिंग होगी, उसके साथ हम कुछ चीज़ें और शामिल कर देंगे। यानी जहाँ पर बार्गेनिंग हो रही हो, कोई और मैटर क्रिएट हुआ, उस मैटर में हमने जाके अपनी वेजेस, सैलरी, बोनस की भी बात वहाँ पर रख दी, वो कंपोजिट हो गया। एक हो गया आपका कंसेशनरी बार्गेनिंग। ये इसको समझिए। द टाइप ऑफ बार्गेनिंग इज क्विट अपोजिट ऑफ द अदर बार्गेनिंग वेयर द यूजिंग डिमांड फॉर द एम्प्लॉयर्स। यानी ये क्या है, ये जो आपकी बेसिकली कंसेशनरी बार्गेनिंग है, ये थोड़ा सा अलग टाइप की बार्गेनिंग है। इसके अंदर देखिए बेसिकली क्या होता है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टाइप ऑफ बार्गेनिंग आर गिव बैक टू मैनेजमेंट सम पार्ट ऑफ व्हाट ही इज गेन्ड इन द प्रीवियस बार्गेनिंग। यानी कि प्रीवियस बार्गेनिंग के अंदर जो भी कुछ, जैसे हुआ ये कि मान लीजिए एग्जांपल के लिए पहले कोई बार्गेनिंग हुई जिसमें कि एम्प्लॉयर ने क्या किया, कुछ चीज़ों को, एम्प्लॉय की कुछ चीज़ों को रोक लिया, फिर बाद में इनको दिक्कत हुई, फिर बार्गेनिंग में क्या हो गया कि इस बार आपके एम्प्लॉयर ने कुछ चीज़ें आपको फिर से अलाउ कर दी। तो ये इस तरीके का बार्गेनिंग सिस्टम है। यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए क्या बताया गया है कि दिस विल प्रिवेंट ले ऑफ एंड क्लोजिंग शट डाउन ऑफ द प्लांट्स। अब जैसे मान लीजिए कोई एम्प्लॉय की कोई दिक्कत है, उन्होंने वो सब सारी अपनी समस्याएं लेके पहुंचे एम्प्लॉयर के पास, एम्प्लॉयर ने उनकी सारी बातों को नहीं सुना, कुछ चीज़ों को उसने क्या किया, बैन कर दिया। एम्प्लॉय सब वापस चले आ गए। अब एम्प्लॉय फिर परेशान, उन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे, अब धरना प्रदर्शन करेंगे और हम तालाबंदी कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे। फिर से वापस बार्गेनिंग हुई। अब बार्गेनिंग हुई तो एम्प्लॉयर ने कहा कि ऐसा करो, चलो 5 शर्तों में से हमने 5 शर्तें जो पीछे बंद करी थी उसमें कि 2 चालू कर देंगे। तो इस तरीके का बार्गेनिंग सिस्टम है जिसे हम बोलते हैं कंसेशनरी बार्गेनिंग। तो आई थिंक ये सिस्टम पूरा का पूरा आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो टॉपिक था वो कलेक्टिव बार्गेनिंग से रिलेटेड था। आई थिंक इससे संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन है, आपको समझ आई होगी। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो आप कर लें, ताकि इससे संबंधित जो भी लेक्चर्स हैं आपको प्राप्त होते रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।